हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग दैट इंडिया हैज ऑफिशियली ओवरटेकन जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस। क्या इंडिया बन रहा है अगला ग्लोबल लग्जरी बाजार? एक्सपोर्ट्स और डिमांड ने क्वार्टर 4 में अशोक लीलैंड को क्या बूस्ट किया? एंड क्या पावर स्टॉक्स में वापस आ गई है तेजी की बिजली? Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. कभी सोचा था एक टाइम पे एक डेवलपिंग कंट्री बोला जाने वाला देश आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। As of May 2025, India has officially overtaken Japan to become the 4th largest economy globally, based on the nominal GDP of $4.19 trillion. But what is GDP? So, gross domestic product measures the total value of all goods and services produced in the country. वो एक crucial indicator है country का economic activity बताने के लिए. And it also helps to assess the overall health and progress of the country. GDP calculate होता है using 2 different methods. Expenditure method, which sums up all the spending of goods and services, and the second is income method, which adds up to all the incomes earned from production. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक छोटी कंट्री है जो सिर्फ 2 ही चीजें प्रोड्यूस करती है, जैसे ब्रेड और मिल्क, सो इन अ ईयर दे प्रोड्यूस 100 loaves of bread, each worth of $2, and 50 liters of milk, each worth $5. तो उस कंट्री का टोटल जीडीपी होगा 100 loaves into $2 per loaf प्लस 50 लीटर into 5 gallon per liter, मतलब $450 का उस कंट्री का जीडीपी होगा। तो ऐसे कैलकुलेट होता है जीडीपी। अगर हम न्यूज को कंटिन्यू करें तो अब हमारे आगे अब है सिर्फ चाइना, अमेरिका एंड जर्मनी। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो जर्मनी को भी हम अगले 2 to 3 years में ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब इंडिया वुड बी एन एलीट मेंबर ऑफ द $5 trillion क्लब। IMF कह रहा है कि इंडिया नेक्स्ट 2 सालों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनकर रहने वाली है। उनका फोरकास्ट है कि 2025 का ग्रोथ रहने वाला है 6.2% एंड 2026 का फोरकास्ट है 6.3%। जब दुनिया सिर्फ 2.8 और 3% से ग्रो कर रही है, इंडिया लिटरली डबल स्पीड से भाग रहा है। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। द नॉमिनल जीडीपी, व्हिच इज द ओवरऑल मार्केट वैल्यू, इज अराउंड 33.10 लाख करोड़। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जॉब्स, फैक्ट्रीज, कंज्यूमर डिमांड सब वापस तेजी से ऊपर जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी तो बड़ी हो गई, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इसमें क्या है? तो जवाब है कि पर कैपिटा इनकम, मतलब द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन विद इन अ स्पेसिफिक एरिया लाइक अ कंट्री और अ सिटी। ये एसेंशियली कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ दैट एरिया बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर। तो वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, कंजम्पशन वापस प्री कोविड लेवल्स पे आ रहा है और अर्बन स्पेंडिंग भी स्ट्रांग होते जा रहा है। ये सब मिलकर दिखता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा नीचे तक पहुंच रहा है। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। बट व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सो फिस्कल डेफिसिट मींस हाउ मच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। मतलब अ फिस्कल डेफिसिट अराइजेस when the government is spending more money than it earns from taxes, fees and other sources. इस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट यूजुअली बोरो करता है मनी, टिपिकली बाय इशूइंग बॉन्ड्स और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट इसमें हम बोरोइंग्स नहीं इंक्लूड करते हैं। इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल अब सिर्फ सब्सिडीज पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी फोकस है। FY26 का यूनियन बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया है, which is 11.21 लाख करोड़ तक। हाईवेज, रेलवेज, ईवी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, हर जगह नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है स्पीड में। गवर्नमेंट का विजन है स्पेंड नाउ, ग्रो फास्ट एंड क्रिएट जॉब्स। गुड न्यूज इज फॉर योर ग्रोसरी बिल। मार्च 25 में इन्फ्लेशन सिर्फ 3.34% था, पिछले साल था ये 4.85% तक। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी सॉफ्ट हुए हैं, सप्लाई चेन्स ठीक हो रहा है और आरबीआई भी टाइमली पॉलिसी डिसीजंस ले रही है। और इन सब का रिजल्ट है दैट देयर इज सम कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एंड
देयर इज स्टेबल परचेसिंग पावर। हम इसका जो बूम है वो एक्सपोर्ट में भी देख सक रहे हैं। FY25 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज मिला के टच किया था 69.8 लाख करोड़। उसमें से जो टॉप 3 आइटम्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। लेकिन हाँ, इंपोर्ट्स भी बढ़े, जिस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट इज अराउंड 98,095 करोड़। लेकिन ये सब अभी भी मैनेजेबल है। अप्रैल 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड पेस पे न्यू ऑर्डर्स दिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज IIP इज 151.3 व्हिच मींस द इंडस्ट्रीज कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, और साथ ही साथ PLI स्कीम्स, चाइना +1 सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स ने फुल सपोर्ट दिया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी दुनिया का भरोसा अब भारत पे आ रहा है। जैन टू मार्च 25 के क्वार्टर में प्राइवेट इक्विटी प्लस वेंचर कैपिटल डील्स हुए हैं 1.16 लाख करोड़ के। क्यूमुलेटिव FDI जो 2000 से अब तक है 89.88 लाख करोड़। इंडिया अब सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है ड्यू टू स्टेबल पॉलिसीज, लार्ज कंज्यूमर बेस एंड यंग वर्कफोर्स। इंडिया के पास अप्रैल 2025 तक $686.7 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ये रिजर्व्स हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बचाता है और रुपये को भी स्टेबल बनाता है। इंडिया के पास अगले 25 सालों के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है विच इज द यूथ पॉपुलेशन। ज्यादा लोग वर्किंग एज में आएंगे, जिसका मतलब है ज्यादा टैक्स कलेक्शंस, ज्यादा सेविंग, ज्यादा कंजम्पशन, और सरकार भी डिजिटल गवर्नेंस, टैक्स सिंप्लीफिकेशन और GST के थ्रू इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। इंडिया सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और देयर इज अ रीजन कि वो टॉप 4 कंट्रीज में क्यों है, क्योंकि इट शोज फास्टेस्ट ग्रोथ, स्टेबल इन्फ्लेशन है, राइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। एंड अगला गोल है कि जर्मनी को पीछे छोड़ना है और टॉप 3 में आना है। आज की दूसरी न्यूज है भारत के लग्जरी ज्वेलरी बाजार की बढ़ती तस्वीर। एक समय था जब इंडिया का ज्वेलरी मार्केट सिर्फ शादियों और फेस्टिवल्स तक सीमित था। भारत का लग्जरी ज्वेलरी बाजार एक नया दौर में कदम, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स अपनी जगह बनाने के लिए लाइन में खड़े हैं। 2025 के शुरुआत में एक न्यूज आई दैट एटलीस्ट 6 फॉरेन लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स आर एंटरिंग इंडिया। सोचिए, वो ब्रांड्स जो पहले सिर्फ पेरिस, मिलान या न्यूयॉर्क के हाई स्ट्रीट्स पे मिलता था, अब दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। जैसे वैन क्लीफ एंड आर्पल्स, फ्रेंच ओरिजिन का ये ब्रांड है जो अपने नेचर इंस्पायर्ड और रेयर जेम्स वाले डिजाइन के लिए मशहूर है। मेसिका ऑलरेडी दिल्ली में एंट्री हो चुका है। मॉडर्न येट मिनिमलिस्टिक डिजाइन लवर्स के लिए एक फेवरेट ब्रांड बन चुका है। शॉमेट एंड शॉपार्ड यूरोप का एक हेरिटेज ब्रांड है और अब इंडिया में भी तेजी से आ रहा है। एंड कार्टियर एंड बुल्गारी, ये पहले से इंडिया में थे, लेकिन अब ये मेट्रो से निकलकर Tier 1 और Tier 2 सिटीज जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में ऐसा क्या हुआ जो सब लोग अट्रैक्ट हुए हैं? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। आज की जेन जी और मिलेनियल ऑडियंस सिर्फ शादी के लिए ज्वेलरी नहीं लेती है, उन्हें चाहिए स्टाइलिश, वेयरेबल और इंटरनेशनल टच वाले डिजाइन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम की वजह से लग्जरी सेगमेंट ग्रो कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ज्वेलरी मार्केट 2024 के $80 बिलियन से 2033 तक $150 बिलियन हो सकता है। और वेल्दियर प्रोफेशनल्स, टेक बूम और फैशन फॉरवर्ड क्लाइंटेल की वजह से भी नया लग्जरी हॉटस्पॉट बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में इजीली सक्सेस पाएंगे, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स जैसे तनिष्क के 400+ स्टोर्स, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू के साथ ये हर सिटी में छाए हुए हैं। जैसे कल्याण ज्वेलर्स, मलाबार, सेनको, ये ब्रांड्स दे नॉट ओनली सेल ज्वेलरी बट दे आल्सो सेल इमोशंस, शगुन, ट्रेडिशन एंड फैमिली लेगेसी। इनके रूट्स डीप है और कस्टमर लॉयल्टी भी जबरदस्त है। तो कैसे जीतेंगे ये विदेशी ब्रांड्स? खाली ब्रांड नेम से काम नहीं चलेगा। फॉरेन ज्वेलर्स को इंडिया में सर्वाइव करने के लिए कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेने होंगे। बियॉन्ड मेट्रोज सोचना पड़ेगा। Tier 2-3 सिटीज जैसे सूरत, चंडीगढ़, कोची में भी डिमांड बढ़ रही है। इंडियन फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा। डिजाइन्स में थोड़ा ट्रेडिशनल इंडियन टच, टेम्पल मोटिव्स और मीनाकारी का फ्यूजन करना होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्बो।
सिर्फ फिजिकल स्टोर से काम नहीं चलेगा, रॉबस्ट इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म भी जरूरी है। और इंडिया का लग्जरी मार्केट अब सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक कल्चरल एवोल्यूशन का पार्ट बन गया है। ग्लोबल ब्रांड्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो ये समझे इंडिया में ज्वेलरी सिर्फ फैशन नहीं, एक इमोशन है। जो ब्रांड इस इमोशन को समझ जाएगा वही भारत का दिल जीत जाएगा। अब आज की अगली न्यूज। 2025 का फाइनेंशियल ईयर अशोक लेलैंड के लिए एक माइलस्टोन बन रहा है। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ने अपने Q4 FY25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और नंबर्स देखकर मार्केट भी शॉक रह गया। ये एक ऐसी कहानी है जहां चैलेंजेस के बावजूद कंपनी ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। मार्च 25 क्वार्टर में अशोक लेलैंड ने अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया। रेवेन्यू इज 11,906 करोड़, पिछले साल के मुकाबले 6% का ग्रोथ। नेट प्रॉफिट है 1,246 करोड़, 38.4% का जबरदस्त जंप। पूरे साल FY25 के नंबर्स भी इंप्रेसिव रहे। टोटल रेवेन्यू रहा है अराउंड 38,753 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी 26% का स्ट्रॉन्ग जंप है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में 7% का ग्रोथ आया है और ये सेगमेंट रेवेन्यू के इंजन जैसा काम कर रहा है। एक्सपोर्ट्स, ये तो एक शाइनिंग स्टार निकला विद 29% का ग्रोथ एंड 15,255 यूनिट्स एक्सपोर्टेड। अशोक लेलैंड अब ग्लोबल रोड्स पे दौड़ रहा है। अशोक लेलैंड ने सिर्फ कमाया ही नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिखाया। 4,000 करोड़ का कैश रिजर्व लेकर कंपनी नेट डेट से नेट कैश पोजीशन में आई है। पिछले साल 88 करोड़ का डेट था। 950 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, और उन्होंने 1:1 बोनस भी डिक्लेयर किया है। जैसे किसी हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वैसे ही कंपनी में भी कुछ दिखाई भी दिए। जैसे राइजिंग प्राइसेस कमोडिटी, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है जिसका प्रेशर मार्जिन्स पर पड़ सकता है। म्यूटेड ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, पूरा साल व्हीकल सेल्स सिर्फ 0.2% बढ़े हैं और डिमांड बूस्ट की जरूरत है। देयर इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो फाइनेंसिंग और डिमांड दोनों पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अशोक लेलैंड के रोड मैप में ऑप्टिमिज्म क्लियरली दिख रहा है। FY26 में कमर्शियल व्हीकल मार्केट में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मॉनसून अच्छा रहा है तो रूरल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड दोनों पुश करेगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी फोकस कंपनी का मंत्र है प्रॉफिट मार्जिन्स बनाए रखने के लिए, और अशोक लेलैंड ने दिखाया है कि अगर प्लानिंग सही हो तो चैलेंजेस के बीच भी ग्रोथ हो सकती है। एक्सपोर्ट मार्केट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ब्लेंड से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत सकती है। और आज की आखिरी न्यूज, सोचो एक ऐसी सुबह जब मार्केट्स खुलते हैं और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं और उसी के साथ पावर स्टॉक्स भी एक जबरदस्त रैली दिखाते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा ही था। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 455 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी भी 148 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन स्पॉटलाइट किस पर है? पावर सेक्टर स्टॉक्स, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को कमाल के रिटर्न्स दिए हैं एक दिन में। रीसेंट वीक्स में काफी बज़ था कि इंडिया का एनर्जी डिमांड हाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और सरकार भी रेन्यूएबल्स और इंफ्रा पर जोर दे रही है। इसके आज के टॉप परफॉर्मर्स थे GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड, सेक्टर का लीडर बन गया, 10% का सॉलिड जंप। KEC इंटरनेशनल लिमिटेड विद 5.68% growth today. Ravindra Energy Limited, KKV Agro Powers and Power Infrastructures दोनों ने 5% का कंसिस्टेंट गेन दिखाया। ट्रांसरेल लाइटिंग ने दिखाया और सुजलॉन, GE पावर इंडिया एंड आइनॉक्स विंड जैसे रेन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स भी 3 से 3.5% तक ऊपर गए। कुछ स्टॉक्स ने प्रेशर फेस किया जैसे हिताची एनर्जी इंडिया, रिलायंस पावर, ज्योति स्ट्रक्चर्स, GMR पावर एंड इंफ्रा, NTPC, पावर ग्रिड एक्सेट्रा। लेकिन मार्केट्स को क्या फैक्टर्स ड्राइव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स। NTPC जैसे जायंट्स ने क्वार्टर में सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है। NTPC का Q4 नेट प्रॉफिट में 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। ये रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि लार्ज कैप पावर स्टॉक्स में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है। सरकार सपोर्ट एंड पॉलिसी पुश, गवर्नमेंट का क्लियर विजन है, रेन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करना है और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है।
इस एनवायरनमेंट में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों को फायदा हो रहा है। एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट, जब दुनिया भर में क्लीन एनर्जी पे फोकस बढ़ रहा है, तब इंडियन कंपनीज लाइक सुजलॉन, आइनॉक्स विंड्स और जी पावर का स्ट्रेटेजिक एज मिल रहा है और इसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइसेस में डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? पावर स्टॉक्स में अभी मोमेंटम है और फंडामेंटल्स दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। रेन्यूएबल्स एंड इंफ्रा फोकस्ड कंपनीज में टेल विंड्स दिख रहा है, लेकिन सिलेक्शन करते वक्त बैलेंस शीट, केपेक्स साइकिल और प्रोजेक्ट पाइपलाइंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप एक स्पेस है जहां आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस पे आप खुद स्टडी करके और आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट करके ही इन्वेस्ट करो। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश के टूवर्ड्स, जो हम स्कैनिक्स पे न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश में देख सकते हैं। जैसे we can see the first news is legal challenge impedes Iran-Turkey oil pipeline restart. A new legal challenge has emerged, complicating efforts to resume oil flows through the Iran-Turkey pipeline. These developments add a layer of complexity to the process of restarting operations on the oil transportation route between the two countries. हम देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी ड्रॉप हुआ है सडनली एंड दे हैव डिक्रीज्ड बाय नियरली 1%, रीचिंग $3,323 पर आउंस। अगर हम और न्यूज देखते हैं तो बिटकॉइन ट्रेड्स हैव नियर्ड $1,10,000 as global tension ease. So Bitcoin has risen by 2.1% to 1,09,993, while the global cryptocurrency market cap has increased 2% to $3.46 trillion. The price rebound followed the US scaling back its 50% rate tariff threats on European imports. उसके बाद we can also see कि जो नेचुरल गैस का ग्लोबल डिमांड ग्रोथ है, it is projected to increase in 2025, driven by the industrial recovery in the emerging economies, particularly in Asia. The International Energy Agency report that demand rose by 2.7% in 24, with over 75% of growth attributed to the emerging markets. So ऐसे ही कुछ क्विक न्यूज के लिए आप भी हमारा न्यूज फ्लैश यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स गो एंड सी लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर द डे। आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स आपको हमारे इनसाइट्स टैब के अंदर हीट मैप के सेक्शन में दिखेगा, जहाँ पे आज का जो टॉप गेनर था वो हम देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, विच इज 2.24% अप एट 3080। हम HCL टेक देख सकते हैं, विच इज 1.54% ऊपर है। We can see ITC is up by 1.51%, JSW Steel is up by 2.36%, Bajaj Auto is up by 2.5%, Nestle is up by 1.64%. So these were some top gainers for the day. अगर losers देखें तो आज का सबसे बड़ा losers है Eternal, which is Zomato, which is down by 4.53%. We can see Kotak Bank is down by 0.55%. And these are the only top टू लूजर्स फॉर द डे। अगर हम FII DI का डेटा देखते हैं तो एज ऑफ 23 मई वी कैन सी कि FII ने नेट कैश बाइंग की है ऑफ 1794 करोड़ एंड BII ने भी बाइंग की है ऑफ अराउंड 299.78 करोड़। अगर हम आज के टॉप डिलीवरीज देखते हैं तो द टॉप 5 डिलीवरीज आर भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सन फार्मा एंड आयशर मोटर्स। सो नाउ लेट्स क्विकली गो and analyze our Nifty 50 on Dhan charts. तो अगर हम देखते हैं तो we can see कि आज market gap up open हुआ है and we can see कि आज Nifty is up by 148 points and it has closed in the green. We saw that Nifty opened around 24,920 and it made a high of 25,080, but eventually वो close हुआ around 25,000, which is like उधर उसने काफी मतलब उसने पहले भी उधर एक रेजिस्टेंस दिखाया है एंड इफ यू लुक ऐसे इंडिकेटर वाइज अगर उसको हम एनालाइज करते हैं तो उसका जो 20 EMA है विच इज एट 24,552 उसके ऊपर ही है एंड उसके 50 EMA विच इज 24,043 उसके भी वो ऊपर ही बंद हुआ है विच इम्प्लाइज अ बुलिश सेंटिमेंट। उसका RSI भी है अराउंड 61। अगर हम सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं तो सेंसेक्स भी 455
पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है. We saw that Sensex opened at 81,930. It made a high of 82,492, but it eventually closed around 82,176. अगर हम इंडाइसेस में देखें कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन है, तो वी कैन सी कि निफ्टी ऑटो is the top gainer at 1.05% up. Nifty IT is 1.02% up. FMCG is 0.97% ऊपर है. Realty 0.76% ऊपर है. And we can see that कि सारे ही sectors आज green में ही ऊपर ही बंद हुए हैं. So there is no loser for the day. So it was a good day today all in all. अब कल देखेंगे कि कल क्या होगा. It is very important अभी कि we add a good momentum. And yes, that's it for today and I'll see you tomorrow. और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना. And till then, stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.